हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूरोक्स एसएस। सो गाइस, आज के लेक्चर वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फॉर्मेशन होता है तब हमारे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, तो इसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आप कभी अगर हॉस्पिटल गए और आपको एनीमिया की या हीमोग्लोबिन की कमी हो तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं फॉलिक एसिड और विटामिन B12। तो ये क्यों करते हैं, तो इसको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हमारे ये दो विटामिन, एक हमारा फॉलिक एसिड और दूसरा हमारा विटामिन B12। फर्स्टली हमारा विटामिन B12 और दूसरा हमारा फॉलिक एसिड। ये हमारे दो विटामिन रहते हैं जो कि विटामिन B12 को हम बोलेंगे साइनोकोबाइल एमाइन। इसमें मेनली रहता है हमारा आयरन, दोनों के अंदर आयरन रहेगा। फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के अंदर आयरन रहेगा और ये मेनली सोर्स इसके क्या होते हैं, तो विटामिन B12 जो रहेगा वो मेनली इसका सोर्स रहेगा मीट यानी कि नॉन वेज रहेगा। वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती ही होती है। और फॉलिक एसिड जो रहेगा वो हमारे मेनली जो ग्रीन वेजिटेबल रहते हैं उसमें से मिलता है। तो फर्स्टली हमारा विटामिन B12 जो कि मिलता है मीट से। मीट में भी स्पेशली हम बात करें तो हमारे जो एनिमल रहते हैं एनिमल के लिवर से मिलता है। हम ह्यूमन की भी बात करें तो ह्यूमन में हमारा जो एक्स्ट्रा विटामिन B12 रहता है ये हमारे लिवर के अंदर स्टोर होता है। तो सेम इसी तरीके से एनिमल में भी विटामिन B12 जो रहता है वो इसके लिवर में स्टोर रहेगा। सो यानी कि एनिमल के लिवर को खाने से विटामिन B12 उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन होता है। इसके अलावा इसके सोर्स रहेंगे जैसे कि क्रेब्स हैं, इसके अलावा फिश है, थोड़ा बहुत एग्स में भी होता है। तो ये इसके विटामिन B12 के सोर्स रहेंगे। और जो वेजिटेरियन लोग होते हैं यानी कि वेज चीजों में जो विटामिन B12 रहता है वो नेग्लिजिबल रहता है बट वो नेग्लिजिबल रहता है। और फॉलिक एसिड मेनली हमारे ग्रीन वेजिटेबल, हमारे जो ग्रीन वेजिटेबल रहते हैं उसमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करें तो पालक, उसके बाद सरसों, जो मूली के पत्ते रहते हैं उसमें, मेथी में, पुदीना में, ये सारी जो ग्रीन वेजिटेबल रहते हैं उसमें हमारा ये फॉलिक एसिड देखने को मिलता है। और ये फॉलिक एसिड कंज्यूम करने का तरीका है उसको नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करना है। जैसे कि हमारे वेजिटेबल रहते हैं तो उसको नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करना है। हमने उसको बॉईल करके या कुक करके खाया तो हमारा जो फॉलिक एसिड रहेगा फॉलिक एसिड डीनेचर हो जाएगा। तो उसको हमको कुक करके नहीं खाना चाहिए, उसको नेचर फॉर्म में करना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे ये दोनों विटामिन जो कि आयरन कंटेनिंग, इसमें आयरन रहता है। तो ये आयरन हमारी बॉडी में किस तरीके से हमारे इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल के मैच्योरेशन में काम आता है इसको हम समझते हैं। पहले हमारा रेड ब्लड सेल जो कि कहां पर बनता है, रेड ब्लड सेल आपने सुना होगा। रेड ब्लड सेल जो कि हमारे जो रेड बोन मैरो रहते हैं उसमें बनता है। कहां पर, तो यहाँ पर हमारे बोन मैरो में, बोन मैरो में हमारे सारे जो ब्लड सेल रहते हैं इसमें हम बात करें तो जैसे कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, हमारे प्लेटलेट है। व्हाइट ब्लड सेल में कुछ व्हाइट ब्लड सेल जैसे कि ग्रेन्युलोसाइट्स है और मोनोसाइट, ये हमारे रेड बोन मैरो से बनेंगे। बट यहाँ पर जो कुछ लिम्फोसाइट रहेंगे, लिम्फोसाइट हमारे बोन मैरो से नहीं बनेंगे क्योंकि वो बनेंगे हमारे लिम्फ नोड से। ओके, सो आपको ये समझना है। अब यहाँ पर बोन मैरो में, स्पेशली रेड बोन मैरो में हमारे ये सारे हमारे सारे सेल बनते हैं। सेल में जैसे कि रेड ब्लड सेल, यहाँ पर हम मेनली बात करने वाले हैं रेड ब्लड सेल यानी कि इरिथ्रोसाइट की, इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलेंगे। तो हमारे ये इरिथ्रोसाइट रेड बोन मैरो के अंदर बनेंगे कैसे, तो यहाँ पर एक स्टेम सेल रहेगा। जैसे कि रेड बोन मैरो, ये पूरा रेड बोन मैरो है। और रेड बोन मैरो कहां पर पाया जाता है, तो आपको पता है रेड बोन मैरो हमारे जो स्पॉन्जी बोन रहते हैं, स्पॉन्जी बोन के पोर में पाया जाता है। ओके, सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमारे ये कोई एक सेल है जिसको हम स्टेम सेल बोलेंगे। ये हमारा स्टेम सेल है। स्टेम सेल आपको पता होगा, स्टेम सेल किसको बोलते हैं, तो स्टेम सेल ऐसे सेल को बोलते हैं जो सेल में पोटेंसी रहेगी किसी भी सेल में डिफरेंशिएट होने की, यानी कि कोई भी सेल किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की पोटेंसी रखता है तो इसको हम बोलेंगे स्टेम सेल। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारा स्टेम सेल है जिसको हम बोलेंगे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। यहाँ पर रेड ब्लड सेल में जो स्टेम सेल कन्वर्ट होता है इसको हम बोलेंगे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, इसको हम बोलेंगे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। और स्पेशलाइज करना हो तो जैसे कि हमारा व्हाइट ब्लड सेल सारे सेल में कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलेंगे प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। आपने नाम सुना होगा प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, इस तरीके से PHSC।
तो ये हमारा है प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, और हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल को हम बोलेंगे HSC यानी कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। अब यहाँ पर इसके मैच्योरेशन में हम देखेंगे तो हमारा जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल यानी कि ये हमारा जो सेल है ये हमारा हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, इसको हम बोलेंगे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल HSC। और ये आगे कन्वर्ट होता है प्री इरिथ्रोब्लास्ट में। किसमें कन्वर्ट होता है? तो प्री इरिथ्रोब्लास्ट, ये हमारा सेल है, इसको हम बोलेंगे प्री इरिथ्रोब्लास्ट, प्री इरिथ्रोब्लास्ट। ये हमारा एक टाइप का सेल रहता है। अब ये सेल भी आगे, इसमें बहुत सारे सेल डिवीजन, यहाँ पर हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल में भी यहाँ पर बहुत सारे सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन होगा, तभी हमारा ये प्री इरिथ्रोब्लास्ट बन पाएगा। अब यहाँ पर हमारे प्री इरिथ्रोब्लास्ट भी बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू इस तरीके से रेड ब्लड सेल के अंदर मैच्योर होता है, यानी कि ये रेड ब्लड सेल बनेगा। ये हमारा मैच्योर रेड ब्लड सेल है, यानी कि हमारा इरिथ्रोसाइट्स है, ये हमारा इरिथ्रोसाइट्स है। ये आपको समझना है, इरिथ्रोसाइट यानी कि हमारा मैच्योर रेड ब्लड सेल है। तो इस तरीके से मैच्योर रेड ब्लड सेल का शेप आपको पता है क्या रहेगा? तो बाइकॉनकेव, इस तरीके से बाइकॉनकेव का डिस्क रहेगा। तो ये हमारा रेड ब्लड सेल का शेप है, शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पगल्स। ओके, सो ये हमारा ये क्या हो रहा है? तो यहां से लेके ये हमारा रेड ब्लड सेल का मैच्योरेशन हो रहा है, ये हमारा मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये मैच्योरेशन हो रहा है। और ये भी बहुत सारे स्टेजेस में होगा, जैसे कि यहाँ पर बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट रहेगा, उसके बाद क्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट रहेगा, एंड नेक्स्ट में ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट रहेगा, और लास्ट में हमारा रेटिकुलोसाइट्स बनेगा। और इस तरीके से रेटिकुलोसाइट्स हमारे इरिथ्रोसाइट्स के अंदर इस तरीके से बनेगा, इरिथ्रोसाइट हमारे इस तरीके से बनेगा। तो इसमें बहुत सारे सेल, बहुत सारे स्टेजेस में ये हमारा मैच्योरेशन होगा। तो ये मैच्योरेशन के दौरान हमारा यहाँ पर क्या चाहिए? तो यहाँ पर बहुत सारे सेल डिवीजन, इसमें भी बहुत सारे सेल डिवीजन चाहिए, और यहाँ पर ये सेल डिवीजन रैपिड सेल डिवीजन चाहिए, और यहाँ पर सेल डिफरेंशिएशन भी चाहिए, सेल डिफरेंशिएशन भी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा रेड ब्लड सेल मैच्योर होगा। अब यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन में हम देखेंगे तो इसमें सेल डिवीजन हो रहा है। तो सेल डिवीजन आपको पता होगा, सेल डिवीजन दो टाइप के सेल डिवीजन, एक हमारा मियोसिस और दूसरा हमारा माइटोसिस। तो यहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन होगा? यहाँ पर हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि ये हमारे जो सेल है ये हमारे सोमेटिक सेल है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा माइटोटिक सेल डिवीजन। और माइटोटिक सेल डिवीजन में आपको पता है कि क्या होगा? तो इसमें हमारा पहले तो ये कोई एक सेल है, जैसे कि यहाँ पर कोई एक सेल है, पहले ये ग्रो करके इस तरीके से साइज में बड़ा होगा, इसके बाद ये सेल इस तरीके से दो सेल में डिवाइड होगा, यानी कि ये हमारा एक सेल साइकिल है। और सेल साइकिल में पहले ये इंटरफेज रहेगा, और यहाँ पर एम फेज रहेगा, उसके बाद एम फेज रहेगा, जिसमें हमारा ये जो सेल है, जो ग्रो हुआ सेल है, ये आगे दो सेल में डिवाइड हुआ, फिर से ये आगे सेम तरीके से चलेगा। ये हमारा जो सेल रहेगा वो ग्रो होगा, इस तरीके से ये ग्रो होगा, और ये फिर से इस तरीके से दो सेल में डिवाइड होगा। ये सेल भी सेम इसी तरीके से पहले ग्रो होगा, और फिर से ये दो इस तरीके से सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा सेल डिवीजन का इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये सेल डिवीजन के ये जो फेज है इसको हम इंटरफेज बोलेंगे, ये जो फेज है इसको भी इंटरफेज बोलेंगे, और ये हमारा एम फेज। तो यहाँ पर इंटरफेज के दौरान क्या होगा? तो आपको पता है इंटरफेज के दौरान होता है हमारा डीएनए जीनेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए जीनेसिस होगा, यानी कि यहाँ पर डीएनए जीनेसिस होगा। और ये डीएनए जीनेसिस के थ्रू ये हमारा जो सेल रहेगा, इसके जो क्रोमोसोम रहेंगे उसमें क्रोमोसोम डबल कर देगा, यानी कि पहले जितने थे उससे जो क्वांटिटी रहेगी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी कि इसके नंबर में चेंजेस नहीं आएगा, बट इसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये डीएनए जीनेसिस होता है, और हमारा ये पूरा सेल डिवीजन होता है। बट यहाँ पर जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड क्या करते हैं? तो फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 पहले तो ये एब्सॉर्ब्स कैसे होते हैं, तो इसको हम कोई एक नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। बट अभी के लिए आप समझो, जैसे कि हमारा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर आ गए,
जैसे कि ये ब्लड के अंदर आ गए, तो ये ब्लड के अंदर आके हमारा ये चला जाएगा बोन मेरो के अंदर, और बोन मेरो में क्या करेगा, तो ये बोन मेरो में आके हमारे यहाँ पर बोन मेरो में जो सेल डिवीजन चल रहा है, जैसे कि ये हमारा प्री इरिथ्रोब्लास्ट है वो मैच्योर होकर इरिथ्रोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है, तो ये सेल डिवीजन के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, और डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा जो सेल रहेगा वो आगे उसमें सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। कैसे, तो यहाँ पर हमारा जैसे कि फॉलिक एसिड और हमारा विटामिन B12 जैसे कि ब्लड में आते हैं, तो वो हमारे ब्लड के अंदर जो कोई एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर जो डीएनए जेनेसिस हो रहा है, तो डीएनए जेनेसिस क्या के लिए क्या चाहिए, तो आपको पता है न्यूक्लियोटाइड। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा ये जो सेल है, सेल के अंदर क्या रहेगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियस रहेगा, और न्यूक्लियस में आपको पता है न्यूक्लियस में हमारे बहुत सारे क्रोमोसोम रहते हैं, क्रोमोसोम रहते हैं, और क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट, यानी कि क्रोमोसोम किससे बने हुए होते हैं, तो डीएनए रहते हैं, और डीएनए का कोई एक सेगमेंट, डीएनए का एक सेगमेंट जिसको हम बोलेंगे जीन, क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। अब यहाँ पर हमारे ये जो जीन रहेगा, जीन क्या करेगा, तो जीन हमारा एक यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करके मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनेगा, और ये जो प्रोटीन है ये हमारे पूरे ये जो सेल डिवीजन है इसको रेगुलेट करता है, ये सेल डिवीजन है इसको रेगुलेट करता है। बट यहाँ पर हमारे ये जो दो विटामिन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ये ब्लड में न होने की वजह से हमारी बॉडी में जो कुछ न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड रहेगा टीटीपी का फुल फॉर्म है थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारा ये थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट हमारा एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड रहेगा। ये क्या है, तो हमारा एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड आपको पता है, न्यूक्लियोटाइड हमारे यहाँ पर जो डीएनए जेनेसिस हो रहा है, यहाँ पर हमारा डीएनए जेनेसिस हो रहा है, तो ये डीएनए जेनेसिस में हमारे न्यूक्लियोटाइड आएंगे, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के हमारा न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे जिसको हम डीएनए बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड न होने की वजह से, यहाँ पर हमारा फॉलिक एसिड न होने की वजह से हमारा ये न्यूक्लियोटाइड नहीं बनता है, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड नहीं बनता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा तो हमारा जो जीन बन रहा है, यहाँ पर जो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और हमारा ये जो जीन बन रहा है, ये जीन जो रहेगा वो एबनॉर्मल जीन रहेगा। कैसा रहेगा, तो हमारा जीन रहेगा वो एबनॉर्मल रहेगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये मिटा के हम इसको समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो जीन है वो एबनॉर्मल जीन बनेगा। ये हमारा टीटीपी न होने की वजह से हमारा जीन बनेगा वो एबनॉर्मल जीन बनेगा, और ये एबनॉर्मल जीन बना तो आगे सारी जो प्रोसेस है वो एबनॉर्मल ही करेगा। जैसे कि वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी एबनॉर्मल हमारा एमआरएनए बनेगा। यहाँ पर एबनॉर्मल हमारा एमआरएनए बनेगा, यानी कि मैसेंजर आरएनए बनेगा, और यहाँ पर एबनॉर्मल हमारा प्रोटीन बनेगा। ये पूरी प्रोसेस आपको पता है। तो ये एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा, तो ये एबनॉर्मल प्रोटीन हमारा ये जो सेल डिवीजन रहेगा इसको नहीं करवाएगा। आगे यहाँ पर हमारा सेल डिवीजन नहीं होता है, और सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो यहाँ पर हमारा जो ये सेल रहा था, सेल यहाँ पर जैसे कि हमारा प्री इरिथ्रोब्लास्ट है, तो ये ऐसे बहुत सारे सेल डिवीजन के थ्रू इस तरीके से यहाँ पर जैसे कि ये 2 सेल में डिवाइड होता है, ये आगे इस तरीके से 4 सेल में डिवाइड होता है। तो यहाँ तक जाते ऐसे बहुत सारे हमारे रेड ब्लड सेल मिलेंगे। इस तरीके से हमारे ये बाइकॉन्केव डिस्क शेप के हमारे ऐसे बहुत सारे सेल यहाँ पर मिलेंगे। बट यहाँ पर अगर ये सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर अगर ये हमारा टीटीपी न होने की वजह से हमारा एबनॉर्मल जीन बनेगा, और एबनॉर्मल जीन बनेगा तो हमारा एबनॉर्मल मैसेंजर आरएनए बनेगा, और एबनॉर्मल मैसेंजर आरएनए बनेगा तो हमारा एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, हमारा एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा। और यहाँ पर सेल डिवीजन आगे नहीं होता है। अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो यहाँ पर हमारा ये जो सेल रहेगा वो साइज में तो कंटिन्यू ग्रो होता रहेगा। जैसे कि ये हमारा प्री इरिथ्रोब्लास्ट है, तो ये आगे इस तरीके से ये हमारा सेल है, आगे वो साइज में तो इस तरीके से बढ़ेगा ही। जैसे कि ये साइज में इस तरीके से इतना बड़ा हो गया। अब यहाँ पर आप इसके शेप को कंपेयर करें, जैसे कि ये हमारा जो सेल है ये छोटा सेल है, यानी कि मैच्योर हमारा रेड ब्लड सेल है, इसका साइज छोटा है। बट यहाँ पर हमारा ये जो सेल बनेगा, यानी कि हमारे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा जो रेड ब्लड सेल बनेगा ये हमारा लार्ज रहेगा, यानी कि लार्ज एंड इरेगुलर शेप रहेगा, लार्ज
एंड इरेग्युलर शेप रहेगा। आपको समझना है, इसका लार्ज एंड इरेग्युलर शेप रहेगा। इसका शेप में कैसे, तो जैसे कि शेप हो सकता है ओव्यूल शेप का, हो सकता है स्फेरिकल, हो सकता है ऐसे कुछ भी शेप हो सकते हैं। तो ये शेप का हमारा रेड सेल बनेगा और इसको हम बोलेंगे, साइज में लार्ज है तो इसको हम बोलेंगे मैक्रोसाइट्स बोलेंगे। ये क्या है, ये हमारा मैक्रोसाइट जो कि है हमारा लार्जर देन नॉर्मल रेड ब्लड सेल। मैक्रोसाइट क्या है, तो हमारा लार्जर रेड ब्लड सेल देन नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। ये हमारा लार्जर रेड ब्लड सेल है नॉर्मल रेड ब्लड सेल से। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे ये जो मैक्रोसाइट्स हैं, अगर ये हमारे सर्कुलेटरी, यहाँ पर हमारे ये रेड ब्लड सेल यानी कि नॉर्मल हमारे रेड ब्लड सेल जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर रिलीज होंगे तो ये कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेंगे। बट यहाँ पर हमारा ये मैक्रोसाइट अगर रिलीज हुआ तो आगे जब ये ब्लड वेसल या आर्टरी के अंदर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे जो कैपिलरीज रहेंगी तो कैपिलरीज हमारे टिश्यू लेवल तक होती है और टिश्यू में इस तरीके से यहाँ पर टिश्यू के बीच में हमारी कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है। अब ये कैपिलरीज का डायमीटर इतना छोटा होता है कि हमारा ये जो मैक्रोसाइट है ये इसमें से यहाँ पर नहीं एंटर, जैसे कि ये मैक्रोसाइट है और ये हमारी कैपिलरीज हैं। यहाँ पर आप समझो जैसे कि ये ब्लैक पेन से हमारी कैपिलरीज हैं और यहाँ पर रेड पेन से हमारा ये मैक्रोसाइट्स हैं। मैक्रोसाइट यानी कि हमारा एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल। तो ये जब यहाँ से एंटर करेगा तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा और ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हमारा ये रेड ब्लड सेल के जो अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन यहाँ पर हमारा ये सेल मेम्ब्रेन, पहले तो यहाँ पर ये इसका सेल मेम्ब्रेन जो रहेगा वो फ्रेजाइल रहेगा यानी कि नाजुक, एकदम प्लिएबल रहेगा। तो ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन रहेगा फ्रेजाइल रहेगा। तो यहाँ से हमारा ये सेल मेम्ब्रेन जो सेल रहेगा कैपिलरी के अंदर से पास होने को करेगा तब हमारा ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। और डैमेज होगा तो यहाँ पर हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन नेकेड हो जाएगा, हीमोग्लोबिन नेकेड हो जाएगा। और नेकेड होगा तो आपको आगे पता है, जैसे कि नेकेड होगा तो हमारा इसके ऊपर ये हमारा जो रेड ब्लड सेल है हमारा मैक्रोसाइट है, ये नॉर्मली जो ऑक्सीजन कैरी करता है ये नॉर्मल जितना रेड ब्लड सेल करता है उतना ही करता है। बट यहाँ पर ये जब यहाँ पर हीमोग्लोबिन नेकेड हो गया तो ये ऑक्सीजन कैरी करने के लिए अब ये कैपेबल नहीं रहा। तो इसके ऊपर हमारे जो मैक्रोफेज रहते हैं, मैक्रोफेज इसके ऊपर अटैक करके हमारे ये हीमोग्लोबिन रहते हैं इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, इसको मैक्रोफेज इसको डाइजेस्ट कर लेंगे और डाइजेस्ट करके इसमें से जो हीमोग्लोबिन यानी कि ग्लोबिन जो प्रोटीन है और हिम ग्रुप है दोनों को डिफरेंट कर लेंगे। और जो आगे जो हिम ग्रुप रहेगा, हिम ग्रुप को भी उसमें पोरफायरिन रिंग और आयरन रहेगा तो इन दोनों को भी अलग करके आयरन को मिला देगा ब्लड के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये पूरा सिस्टम चलने वाला है। तो यहाँ पर हमारा ये जो मैक्रोसाइट है, मैक्रोसाइट यहाँ पर डैमेज होगा तो ये आगे ऑक्सीजन कैरी करने के लिए कैपेबल नहीं रहेगा। तो इस वजह से हमारी बॉडी में एनीमिया होता है और ये हमारे मैक्रोसाइट की वजह से होता है, जिसको हम बोलेंगे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसको हम बोलेंगे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ये आपको याद रखना है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, इसको हम बोलेंगे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। यानी कि हमारे मैक्रोसाइट की वजह से जो एनीमिया होता है इसको हम बोलेंगे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। जिसमें क्या होता है, इसमें हमारा ये जो सेल रहता है ये इसका लाइफ स्पैन, नॉर्मली हमारा ये रेड ब्लड सेल है तो इसका लाइफ स्पैन 120 डेज रहता है। बट हमारा ये मैक्रोसाइट है इसका रिड्यूस होके 60, इसका हाफ, हमारा ये नॉर्मल जो लाइफ स्पैन है इसका हाफ या इसका थर्ड हो जाएगा, यानी कि 40 to 60 डे हो जाएगा, 40 to 60 डे हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमारी बॉडी में ये एनीमिया करेगा, जिसको हम बोलेंगे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। यहाँ तक आपको ये पूरी बात समझ में आ गई।
अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं हमारी बॉडी के अंदर जो ये 2 विटामिन रहते हैं, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, तो ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एब्सॉर्प्शन इसका होता है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। सो तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।